हाँ जिसमें कहिए थोड़ी स्कैन ठीक ये बढ़िया है। हाँ मेरे को पसंद है। हाँ जी हाँ कोशिश करूँगा लेकिन मैं नहीं बता रहा जितना भी वाला अवेलेबल है मैं नेट करता हूँ वो रेफरेंस करता हूँ मैं नहीं जा रहा। ठीक है जी ठीक है ओके। विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो दीदी आपका स्वागत करता है। आज शालिनी जोशी के साथ। उत्तराखंड जितना खूबसूरत प्रदेश है, जितनी हसीन यहाँ की वादियां हैं और जितने सुंदर यहाँ के नजारे हैं, उतना ही कठिन है यहाँ का जीवन। शायद तभी कहा गया है कि हिल्स आर ब्यूटीफुल इन हॉलीडेज ओनली, यानी कि पहाड़ सिर्फ सैर सपाटे के लिए ही सही है, क्योंकि हर वक्त यहाँ के लोग भूस्खलन, भूकंप या बादल फटने जैसी खतरों की आशंकाओं के बीच जीवन बिताते हैं। और उसके बाद यदि कोई आपात स्थिति हो जाए, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो या प्रसव में कोई मुश्किल हो या आग लग जाए, तो उन्हें राहत के लिए शहरी मैदानी इलाकों की ओर रुख करना पड़ता है और इसमें कई दफा काफी देर हो जाती है। ऐसे ही आपात स्थितियों में तत्काल राहत देने के लिए उत्तराखंड में 108 सेवा है। आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं 108 सेवा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनूप नौटियाल। अनूप जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। और नंदू जी, आपका कार्यक्रम है, हमें आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा रहेगी। यदि आपके मन में भी 108 से संबंधित कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा या फिर कोई शिकायत, तो हमें फोन कीजिए। हमारे नंबर है 27803335 और दूसरा नंबर है 27804443। देहरादून के बाहर के लोग शहर का कोड 0135 जरूर लगाएं। अरुण जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, हालांकि 108 सेवा काफी लोकप्रिय हो चुकी है उत्तराखंड में, फिर भी इस सेवा को दूसरी जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं उससे कैसे अलग करके देखा जाना चाहिए? 108 जो एम्बुलेंस है, जो सुविधाएं 108 एम्बुलेंस में है, पहली बात तो मैं आपके श्रोताओं को 108 एम्बुलेंस की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। तो क्योंकि कई बार एक ये भी भ्रांति रहती है, सभी एम्बुलेंसेस को आज की तारीख में हमारे राज्य में 108 की एम्बुलेंस माना जाता है। तो हमारी जो 108 की जो गाड़ी है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें कि ये एक बहुत ही आकर्षक एक एम्बुलेंस है, और इसमें जो सुविधाएं हैं, सभी समस्त सुविधाएं इस एम्बुलेंस में उपलब्ध हैं। और इन सुविधाओं का जो है आकलन हम इस हिसाब से कर सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की जो इमरजेंसी आती है उसमें क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। तो अगर किसी पेशेंट को किसी प्रकार की सांस लेने में कहीं कोई तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए हमारी गाड़ी में ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा रहती है और भाप देने के उपकरण रहते हैं। कई जो हमारे एक्सीडेंट के जो केसेस होते हैं, जब जिनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कहते हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्ट्रेचर्स हैं। और ये एक और मेरे पास एक चित्र है जहाँ से हम लोग ये सुविधाएं भी देख सकते हैं, किस प्रकार की सुविधाएं गाड़ी में उपलब्ध है, और ये हम एक एक करके देखेंगे। तो जैसा हमने कहा, हम एक ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में बात करते हैं, हम स्ट्रेचर्स के बारे में बात करते हैं, और जो गले में पट्टे होते हैं, हम कॉलर्स कहते हैं, वो होते हैं, विभिन्न प्रकार की मरहम पट्टियां होती हैं। अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, या अगर पेशेंट जो है बेहोश होते हैं, तो नाक के द्वारा हवा देने के उपकरण हमारे पास उपलब्ध होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ऑक्सीजन सप्लाई का भी इसमें प्राविधान रहता है, और कृत्रिम सांस के बीच में उपकरण रहते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ उपकरण देख रहे हैं, इसको जैसे हम डिफिब्रिलेटर कहते हैं। तो ये डिफिब्रिलेटर जो है, जो कोई दिल का अगर दौरा पड़ जाता है उसके लिए है। ये वेंटिलेटर की सुविधा हमारी कुछ गाड़ियों में उपलब्ध रहती है। और इसके अलावा एक मशीन है जिसे सक्शन मशीन कहते हैं, और इसका भी कई केसेस में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे
के पास में ग्लूकोमीटर नाम का एक उपकरण उपलब्ध होता है। ऑक्सीजन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। और इसके अलावा इन उपकरणों के अलावा गाड़ियों में विभिन्न प्रकार की जो जिन्हें लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते हैं वो उपलब्ध रहती हैं। इन दवाइयों और उपकरणों के अलावा अगर हम बात करें तो चूंकि हमारा जो राज्य है वो हम सभी को मालूम है कि किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों से हमारे राज्य में ऐसी परिस्थितियां हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अपनी गाड़ियों में संबल का या हथौड़े का या आरी का या कुल्हाड़ी का, रस्सी का और आग बुझाने का एक बड़ा स्पेशल कंबल होता है और कोई बोर्ड कटर, तो इस प्रकार के भी जो उपकरण है वो सभी गाड़ियों में उपलब्ध रहते हैं। मैं हेलो डीडी के श्रोताओं को कि सब हम वाकिफ हैं अपने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों से, मगर मैं एक चंद आज तस्वीरें मिलाया हूं उन्हें दिखाने के लिए कि इस प्रकार की परिस्थितियों से जो है मैं ये नहीं कहूँगा हमारी यानी कि आपकी जो 108 एम्बुलेंस है वो इस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों से गुजरती है। और रोज ये जो 108 का जो बेड़ा है वो रोज 10,000 किलोमीटर का सफर हमारे राज्य की सड़कों पर कर रहा है। आप स्थिर रखें ताकि कैमरा ठीक से फोकस कर सके और लोग देख सके। तो इस प्रकार से ये हमारी और आपकी 108 एम्बुलेंस उत्तराखंड के किसी न किसी भाग से समय गुजर रही है और जैसा मैंने पहले बोला 10,000 किलोमीटर का रोज सफर तय कर रही है। अनुज जी, कितना वक्त हो गया आपको यहाँ, कब शुरू हुई थी और किस तरह के अनुभव रहे? उत्तराखंड राज्य में 108 आपातकालीन सेवा की शुरुआत 15 मई 2008 को हुई थी और हमें काम करते हुए तकरीबन राज्य में 3 वर्ष शीघ्र ही पूरे होने वाले हैं। ये जो हमारा 3 वर्ष का जो सफर रहा है ये बहुत ही अभूतपूर्व और सफल रहा है। इस सफलता के पीछे सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राज्य सरकार का, स्वास्थ्य विभाग का, जिसकी योजना चल रही है, राज्य सरकार की योजना है, स्वास्थ्य विभाग की योजना है। और उसके अलावा जो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं अपने राज्य की पब्लिक को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कम्युनिटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ही के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेम से जो है हम लोग इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। और अंत में मैं अगर अपनी बात पूरी करना चाहूँ तो जो हमारी समस्त टीम के जो हमारे 750 जो युवा साथी हैं जो कि इस मिशन के, इसको हम एक जॉब नहीं मानते, इसे हम एक काम नहीं मानते, एक मिशन है। और इस मिशन की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे 750 साथी हैं जो कि 24 घंटे 7 दिन 365 दिन इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए राज्य में काम कर रहे हैं। अभी आप इस तस्वीरें दिखाई हैं, काफी एडवांस टूल्स भी हैं, लाइफ सेविंग टूल्स भी हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हैं, तो क्या डॉक्टर भी होते हैं इसमें? हमारी जो एम्बुलेंस है 108 की एम्बुलेंस है उसमें हमारे 2 साथी रहते हैं। हम अपने पहले साथी को जो कि गाड़ी चलाते हैं उन्हें हम पायलट कहते हैं और जो हमारे दूसरे साथी होते हैं जो टेक्नीशियन है और जो फार्मासिस्ट है उन्हें इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन कहते हैं। हमारे इन साथियों को जब वो इस संस्था में, हमारी संस्था में जब उनकी ज्वाइनिंग होती है, जब वो काम शुरू करते हैं तो उन्हें 50 दिन की और 8 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। हमें विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर उनको पढ़ाई कराई जाती है, उनको प्रैक्टिकल पढ़ाई भी कराई जाती है। हम लोगों का देहरादून में जो कि हमारे राज्य की हमारे राजधानी है वहाँ पर एक कॉल सेंटर है जहाँ पर हमारे सारे कॉल आते हैं और इन कॉल सेंटर पर 24 घंटे जो है MBBS डॉक्टर भी उपलब्ध होते हैं। तो जो हमारे साथी जो एम्बुलेंस में चल रहे हैं, चाहे हमारे साथी वो मसूरी में हो, चाहे वो हमारे साथी मुंशियारी में हो, चाहे वो हरिद्वार में हो, चाहे वो हल्द्वानी में हो, चाहे वो पौड़ी में हो, चाहे वो पिथौरागढ़ में हो, हमारे समस्त साथी हमारे जो कॉल सेंटर में डॉक्टर बैठे हुए हैं उनसे संपर्क करते हैं, उनसे परामर्श करते हैं, उनसे राय लेते हैं और पेशेंट्स का उपचार करते हैं। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम के साथ। हेलो नमस्ते। नमस्कार, मैं चमोली से बोल रहा हूँ। मैं विशाल मिश्र जी। मैं डॉक्टर से सवाल पूछना चाह रहा था। जी, जैसे माना हमने 108 जो सेवा है वो जीवनदायिनी तो है ही, तो हम बाइक में हम किसी नजदीकी अस्पताल में उस गाड़ी का प्रयोग करते हैं
और वहाँ पे जो है उस पेशेंट का इलाज नहीं हो पाता, वो अन्यत्र ले जाने को सलाह देते हैं, तो क्या वो गाड़ी हमें अन्यत्र तक प्रोवाइड हो सकती है क्या? मैं आपका नाम नहीं सुन पाया, आप चमोली से बोल रहे हैं? कुशाल सिंह सर। पहली बात तो आपका इस कार्यक्रम में आने में बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका सवाल है, आपके सवाल का उत्तर ये है कि हम अगर किसी हमें हायर सेंटर में ले जाना पड़ता है, अगर किसी कारणवश उस अस्पताल में उस सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है जो कि उस समय पेशेंट को जरूरी है, तो हम पेशेंट को आगे एक बड़े अस्पताल में ले जाते हैं। इसके लिए हम लोगों का एक जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं, हम उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और वो बहुत सरल प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल ये है कि अगर हम एक अस्पताल में गए तो उस अस्पताल के जो डॉक्टर है वो हमारे कॉल सेंटर में जो बैठे हुए डॉक्टर है उन दोनों का परामर्श होता है, वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, मंथन करते हैं, उस केस की गंभीरता को देखते हैं और उस केस की गंभीरता को देखते हुए जब दोनों डॉक्टर निष्कर्ष पर आते हैं कि पेशेंट को एक हायर सेंटर में ले जाने की जरूरत है, तो आपके 108 पेशेंट को एक हायर सेंटर में ले जाती है। धन्यवाद। अनुज जी, तो एक सवाल सबके मन में उठता है कि 108 सेवा अच्छा काम तो जरूर करेंगे, लेकिन सरकार का एक पूरा एक बड़ा विशाल ढांचा है, गांव-गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल है, जिला अस्पताल है, उनकी भी अपनी एम्बुलेंस सेवाएं हैं और उनके भी लगभग यही उद्देश्य है जो 108 सेवा के हैं। तो ये सेवा कैसे, इसकी जरूरत कैसे पड़ी, इसकी भूमिका इनके परिप्रेक्ष्य में क्या है? इसको आपकी बात सही है कि जो हमारे सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भी उस एम्बुलेंस सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन इसको अगर हम बड़े दृष्टिकोण और एक बड़े अगर इसको पैमाने में देखें तो अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो हमारे देश में विभिन्न नंबर है। हमारे देश में 100 नंबर भी है, 101 नंबर भी है, 102 भी है, कहीं 112 भी है, कहीं कोई और नंबर चल रहा है। लेकिन ये जो सारे नंबर हैं इनको हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक तरीके से कोई कोऑर्डिनेशन इन सभी नंबर्स में, अगर पूरे भारतवर्ष की बात करूँ, इसमें अपने राज्य की बात नहीं कर रहा, तो इनमें कोई कोऑर्डिनेशन इस प्रकार से नहीं होता है। तो इस अभाव को देखते हुए हमारी संस्था जिसका जन्म 5 वर्ष पूर्व आंध्र प्रदेश में हुआ था, इस अभाव को देखते हुए 108 नंबर की शुरुआत हुई और 108 नंबर की जो इसकी जो फाउंडेशन रखी गई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा सफलता का राज्य है जो हमारा देहरादून में जो स्थित कॉल सेंटर है। तो जो इस अगर हम इसको मात्र एक एम्बुलेंस की तरह देख करके इसको, जैसे मैंने कहा, इसको हम बड़े पैमाने पे देखें कि एक आपका एक कॉल सेंटर है जो कि 24 घंटे चलता है, आपकी विभिन्न क्षेत्रों में गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो कि 24 घंटे उपलब्ध है और इन सबका किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो ये और जो अभी तक जो परिणाम हमारे सामने आए, हमारे राज्य में परिणाम आए, बाकी राज्यों में परिणाम आए, जैसा हमने कहा, हमने देखा कि परिणाम जो है बहुत सफल है, तो इन परिणामों से स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार की जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है। जारी रखेंगे। एक दर्शक अपने सवाल के साथ प्रतीक्षा में। हेलो हेलो, जी सर, प्रणाम सर। जी नमस्कार सर, मैं तेजपाल सिंह नीलकंठ कोडेगरवाल हल्द्वानी गाँव से बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे 108 गाड़ी मरीजों को ले जाती है, क्या कोई व्यक्ति उपलब्ध है कि अगर इमरजेंसी में और अच्छी कंडीशन बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते तो वहाँ भी छोड़ दीजिए गाड़ी क्या? प्राइवेट में जाना चाहे तो प्राइवेट में जाना चाहे, जैसे नर्सिंग होम वगैरह में, किसी निजी क्लिनिक में जाना चाहे आपको सवाल और भी है, फिर आपका जवाब सुनूंगा सर। मैं जैसे ये धाराओं के लिए भी कहा जाता है कि जो भर्ती होंगे उनको भी दवा मिलेगी सरकारी में, ये जो भर्ती नहीं होंगे वो भी टीम में रहेंगे उनको दवा नहीं मिलेगा सर, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, ये आपका सवाल का जवाब ये है कि जो पेशेंट है अगर वो किसी निजी अस्पताल में जाना चाहते हैं तो हमारी 108 गाड़ी, आपकी 108 गाड़ी आपको निजी अस्पताल में मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा जो इसका ढांचा क्या है, क्या एक सरकारी सेवा है, क्या है उसका वित्तीय ढांचा क्या है? हेलो, माफ कीजिएगा, ये चूंकि दर्शकों का कार्यक्रम है तो पहले हम उनके सवाल लेंगे। हेलो हेलो हेलो, ऐसा लगता है कि संपर्क टूट गया हमसे, दोबारा शायद तो फोन करें। आपके फोन की प्रतीक्षा रहेगी। अनुज जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि इसका वित्तीय ढांचा क्या है, कि ये सरकारी सेवा है, किस तरह से काम करती है? 108 सेवा जो है वो एक, जैसा मैंने पहले कहा, एक राज्य सरकार की योजना
है, जो समस्त एम्बुलेंस है, जितने भी उपकरण लगे हुए हैं वो समस्त सरकार के वो है। लेकिन जहाँ तक नेतृत्व की बात आती है, जहाँ तक डे टू डे वर्किंग की बात आती है, जो हमारे में हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, वो सारी निजी संस्था उस काम का संचालन कर रही है और हम उस संस्था के समस्त कार्यकर्ता है वहाँ पर। 108 आपातकालीन सेवा जो है वो सिर्फ चिकित्सा सुविधा ही नहीं रह गई है, बल्कि हमारे राज्य में 6 विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है और मैं एक करके संक्षेप में बताना चाहूंगा। नंबर 1 तो चिकित्सा के बारे में मालूम ही है, हम अपनी 108 सुविधा को पुलिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 108 सेवा जो है वो कहीं आग लग जाती है तो आग के केस में भी 108 को हम बुला सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने इस सुविधा का, इस सेवा का विस्तार भी किया है और गत वर्ष 2010 में हम लोगों ने एक महिला आयोग के साथ में भी एक हमारा गठबंधन हुआ था। तो अगर कहीं पर हमारी जो बहनें जो इस कार्यक्रम को देख रही हैं, अगर कहीं किसी प्रकार का, अगर कहीं कोई आपके साथ अगर कहीं कोई बदसलूकी हो रही है, कहीं कोई गलत व्यवहार हो रहा है, किसी प्रकार का शोषण हो रहा है, तो भी आप 108 पे कॉल कर सकते हैं। 5वीं चीज है वन। तो वनों में अगर आग लग जाती है, अब गर्मियों के महीने शुरू होने वाले हैं, तो अगर कहीं पर आग लग जाती है तो आप वन और वन से संबंधित केसेस में भी आप कॉल कर सकते हैं। और 6वीं और आखिरी चीज, अभी हमारे राज्य में दैवीय आपदा आएगी तो दैवीय आपदा के लिए भी 108 पर कॉल किया जा सकता है। एक और दर्शक जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम के साथ। हेलो जी, नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना परिचय से और सवाल पूछे। आपको 108 की सुविधा में ले नहीं पा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि पहले अपना परिचय दें, अपना नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं, अब फिर रखें अपना सवाल। जी हमने ये कहना था कि हम लोग जो है ना 108 की सुविधा तो मतलब लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं। अभी कई गाँव है, करीब 20-25 गाँव जो अभी सड़क नहीं कर पा रहे हैं। हेलो भंडारी जी, जो मेरे को आपका सवाल समझ आया, आपने कहा कि 20-25 गाँव ऐसे हैं जो कि सड़क से दूर हैं। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि आज की तारीख में 108 सेवा की 108 गाड़ियां हमारे राज्य में दौड़ रही हैं। नंबर 2 है कि हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शीघ्र ही इस मेले में 31 गाड़ियां और शामिल हो जाएंगी। इस तरीके से जो 108 सेवा की 139 गाड़ियां हमारे राज्य में दौड़ेंगी। तीसरी जो आपने बात बोली कि जो आपका जो गांव है, जो मुझे आपका सवाल समझ आया है कि आपका गांव सड़क से दूर है, तो हाँ ये बोला तो ये तो स्वाभाविक बात है कि जो हमारे जो बाकी सभी हमारे कई गांव राज्य में जो है सड़कों से ऊपर, सड़कों से नीचे है, तो जो पेशेंट्स होते हैं वो खुद कंडी में या डोली में या कुर्सी में बैठ करके वो सड़क तक आते हैं, जहाँ तक इतनी दूरी है कि मतलब सड़क लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पेशेंट वैसे मर जाते हैं। ये आपका सवाल बहुत जायज है, लेकिन जैसा आपको मालूम है कि 108 एक एम्बुलेंस है जो कि सड़कों से ही चल सकती है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ, आखिरी बात में रखना चाहता हूँ कि ये तो हमारे राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इन चीजों से हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है बहुत संवेदनाशील है और आने वाले कुछ समय में हमारे राज्य में कुछ कंडियों और डोरियों का भी प्रावधान किया जाएगा। वो तो ऐसा है ना, सड़क भी बन सकती है, लेकिन उसमें क्या है कि बस वो किया जा रहा है, उसमें एक्सरे लगाया जाएगा। अदरवाइज सड़क बनने में तो कोई दिक्कत थोड़ी थी। हेलो, शायद उनका जवाब 108 से जुड़ा हुआ नहीं है। वो एक बहुत ही दीर्घकालिक प्रक्रिया है कि आप सड़क बनेगी और वहां तक एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी। आपसे जैसे पहले भी चर्चा हुई, इसका ढांचा क्या है, किस तरह से ये काम करती है। जैसे कि सरकारी सेवा नहीं है, एक निजी संस्था इसको चला रही है और सरकार जो है वो इसके पूरे खर्च को वहन करती है। ऐसा ही कुछ है? मैं ये कह रहा था कि 108 जो है वो एक सरकारी योजना है। 108 आपातकालीन एक सरकारी योजना है जिसका जो पीपीपी मोड में जिसका क्रियान्वयन हमारे राज्य में हो रहा है। तो इसका जो समस्त जो व्यय है, खर्चा है, वो राज्य सरकार देती है। लेकिन इस सेवा का जो नेतृत्व है, जो सेवा का जो हम जो काम कर रहे हैं, जो हम
पे कॉल क्यों नहीं करते हो? तो कई हमारे जो 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 खासकर जो वृद्ध लोग हैं उन्हें 108 पे फोन करने में हिचक होती है। तो मैंने अपना मोबाइल फोन जो था अपनी माजी को दे दिया। तो मैंने देखा कि खुद मेरी माजी को ही जो है 108 पे फोन करने में बड़ी तकलीफ हुई थी। तो आज जो है मैंने आपको कहा कि आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, मेरा समय फोन बंद है, लेकिन आपके लिए ये फोन करना बहुत सरल है। चाहे आप मोबाइल फोन लें या आप लैंडलाइन फोन लें, आपको सिर्फ 3 नंबर मिलाने हैं और वो नंबर है 108। तो आप ये नंबर मिलाएंगे और आपका जो कॉल है वो हमारे देहरादून स्थित कॉल सेंटर में आ जाएगा। और ये जैसा मैंने आपको बताया, मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ, ये जो कॉल जो आप करेंगे, फोन करेंगे, ये भी पूरा निःशुल्क है। इसके लिए आपको कोई पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। और जो आपको सुविधा भी प्राप्त होगी एम्बुलेंस की, वो भी जो है सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको निःशुल्क दी जा रही है। एक और दर्शक है अपने सवाल के साथ। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्ते, मेरा नाम ये प्रधान है, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ जी। मेरे को सवाल ये है कि जैसे इस बात में हम कॉल करते हैं किसी के लिए, तो इसके जो कॉल सेंटर में लोग हैं वो लोग बहुत जानकारी मांगते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो उससे हमारा जो मरीज को उनको अस्पताल ले जाना होता है वो बहुत विलम्ब हो जाता है इसकी वजह से। तो इसकी जानकारियाँ क्यों मांगते हैं, तो कुछ और तरीका हो सकता है क्या इसका? राघव साहब, आपका मैं आपके इस सवाल का, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि शायद इस प्रकार का सवाल आज जरूर आएगा, तो मैं आज आपके सवाल का जवाब में एक एटीएम कार्ड के माध्यम से देना चाहूंगा। मैं एक एटीएम कार्ड अपने साथ में लेकर के आया हूँ। तो ये जो एक एटीएम कार्ड होता है, इस एटीएम कार्ड से, और आजकल हम देखते हैं हम में से कई लोग जो है एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। तो एटीएम कार्ड को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, और मैं इसको अपनी बात एम्बुलेंस के आपके सवाल से बाद में जरूर जोड़ूंगा। एटीएम कार्ड का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमें इससे नंबर 1 एक सुविधा मिलती है, और दूसरी जो हमें चीज मिलती है, हमें एक सुरक्षा भी मिलती है। तो एक ये हुआ सुरक्षित सुविधा। इसी तरीके से हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो हम आपको सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं और हम आपको सुनिश्चित सुविधा प्रदान करना चाहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम अपने इस छोटे से सुंदर से राज्य की बात करें तो हमारे इस छोटे से राज्य में ही 2 या 3 घंटाघर है। देहरादून में घंटाघर है, हरिद्वार में घंटाघर है, टिहरी में घंटाघर है। हमारे राज्य में और विभिन्न राज्यों में कई शिव मंदिर, कई हनुमान मंदिर और कई शास्त्री नगर होते हैं। तो हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब आप हमारे को फोन कर रहे हैं, हम आपके गंतव्य स्थान पर और सही स्थान पर पहुंच पाए। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य इतने सारे सवाल पूछने का यही होता है कि हम आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब देने की। क्या इस तरह के भी केसेस होते हैं कि लोग फेक कॉल करें? आप बात कह रहे हैं कि हम सुनिश्चित और सुरक्षित करना ये हम जो सुनिश्चित सुविधा की जो बात कर रहे थे, ये हम इमरजेंसी केसेस के बारे में बात कर रहे थे। अगर मैं आपके सवाल को 3 साल के उसमें पैमाने में फिर से देखता हूँ तो ये बहुत हर्ष की बात है कि जो ये जैसे हम फेक कॉल कहते हैं या फोक्स कॉल कहते हैं या कोई इमरजेंसी नहीं थी, गाड़ी को बुला लिया, तो अच्छी बात ये देखने में आई है कि पिछले 3 वर्षों में इस प्रकार के जो कॉल है और जो इस प्रकार के केसेस हैं उसमें गिरावट आई है। इस तरह के आरोप कहते हैं कि 108 से इस तरह की डिलीवरी वैन बन गई है, क्या कहेंगे आप? ये मैं ऐसे गलत कहूंगा कि इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये सच बात है कि जो सर्वाधिक जो लाभ मिल रहा है हमारे राज्य में, हमारी गर्भवती बहनों को मिल रहा है। तकरीबन 37% जो हमारे केस हैं वो प्रसूति संबंधित केसेस होते हैं। मैं बार बार जो है इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, और इन परिस्थितियों में इस प्रकार के प्रसूति के केसेस में भी मदद कर पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे केसेस जो है वो 108 आपातकालीन सेवा प्रदान करती है। जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में 108 सुविधा उपलब्ध होती है। जो कार्डियक केसेस होते हैं, जैसे दिल का दौरा हो गया या कोई पेट दर्द हो गया या अगर कोई सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है। मैं फिर अगर पहाड़ी परिप्रेक्ष्य की मैं अगर बात करूं, हमारे को पहाड़ों में कई बार देखने में मिलता है कि हमारी जो
बहनें हैं, हमारे भाई लोग हैं, वो पहाड़ों से गिर जाते हैं या उन्हें सांप काट लेता है। तो कई प्रकार की, कहीं पे किसी को मिर्गी का दौरा आता है, तो कई सारे जो केसेस हैं वहाँ पर हम अपनी सुविधाएं प्रदान कर पा रहे हैं। मैं आपके उत्तर का अपने जवाब को भी मैं करना चाहूंगा ये बात बोल करके कि प्रतिदिन जो है हम 300 लोगों को मदद पहुंचा पा रहे हैं। और आपने केसेस की बात करी तो ये मैं कुछ चित्र भी दिखाना चाहूंगा। ये मेरे एक साथी है और ये जिनका नाम श्याम पटेल है। तो ये श्याम पटेल जो है EMT हमारे साथ में थे पहले, और ये हम एक तस्वीर देख रहे हैं उत्तरकाशी जनपद के एक बहुत ही दूरस्थ गांव की। और ये मेरे को पता है कि शायद ये पूरा चित्र ये जो है ये दिया सलाई में इस जो बच्चे का जो जन्म हुआ रात के तकरीबन 2:30 बजे गौशाला में जन्म हुआ है। इस प्रकार के अब आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार के परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी जो हैं वो मदद पहुंचा रहे हैं। ये एक और जो दृश्य है, ये बहुत आम दृश्य है जो हमारे राज्य का दृश्य है। और यहाँ पर हम अपनी एक और बहन को देख रहे हैं। तो जब हम इन सब दृश्यों को देखते हैं, जब इन केसेस के बारे में हम सुनते हैं, तो हम इस बात का एहसास कर सकते हैं कि जो हमारे साथी हैं वो किस तरीके से और कितने अच्छे तरीके से वो पब्लिक की और खासकर महिलाओं की जो है वो मदद कर पा रहे हैं। अनुच्छेद से आपने किसी दर्शक के सवाल के जवाब में बताया था कि जैसे आपने बताया था कि एक अगर सरकारी अस्पताल में आप ले गए हैं और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो निजी अस्पताल में भी ले जाया जा सकता है, उसका खर्चा कौन वहन करता है? जो खर्चा है वो 100% जो खर्चा होता है वो राज्य सरकार वहन कर रही है। 108 सब्सिडी दे रही है। अगर वो निजी अस्पताल में, अगर वो निजी अस्पताल तक ले जाने का जो खर्चा है वो तो उसमें कोई खर्चा ही नहीं है, क्योंकि वो तो 108 वहाँ उपचार जो होता है वो उसका उपचार का जो है वो उत्तरदायित्व वो 108 सेवा का नहीं है। क्योंकि हमारा जो काम है, ये जो हमारा जो जिसे हम अपना मैंडेट कहते हैं, हमारा जो प्री हॉस्पिटल केयर है, हमारा जो काम है वो प्री हॉस्पिटल केयर देने का है, वो सुविधा देने का है, तो हम वो देते हैं और अस्पताल तक ले जाते हैं। अपने अगले दर्शक के पास। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी मैं रंजीत सिंह बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से और उसके बाद अपना सवाल? पार्टी कंपाउंड से बोल रहा हूँ। जैसा कि मैं लाभार्थी हूँ 108 सेवा का। हेलो जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए। तो आपसे मेरा ये प्रश्न है कि क्या ये जो सशक्त चिकित्सा दल है 108 का, जी इसमें क्या भविष्य में ये लोग भी आप लोग 108 के जो मेंबर्स हैं, चिकित्सक लोग हैं, ये लोग भी हड़ताल वगैरह करेंगे राज्य में? सॉरी, और ये मेरा सवाल है सर। आपने तो बिल्कुल जैसे कहते हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट का भी शुरू होने वाला है, आपने तो बिल्कुल बाउंसर और हॉकी एक साथ आपने फेंक दिए। ये सरकार की योजना तो होगी ना कि मतलब ऐसा नियम तो हो गया कि जैसे हर कर्मचारी आज हड़ताल कर देता है, तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर आदमी को तुरंत जो है बहुत इमीडिएटली जो है उसको एक प्रॉफिट मिलता है, ये होता है। तो अगर यदि बात भी ऐसा ही करेगा तो भविष्य में किसके गलत सवाल है, क्या गलत सवाल है? आपका सवाल बहुत अच्छा है, आपका सवाल बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। और हमारी तो ईश्वर से यही कामना रहेगी कि हम 365 दिन बिना किसी हड़ताल के काम करें। आपके आशीर्वाद से आज तक तो 1 घंटे की भी कभी हड़ताल नहीं हुई। और क्योंकि आपने मेरी बात रखी है तो मैं आपको आपकी बात का जवाब देने के लिए मैं कुछ चित्र भी आपको दिखाऊंगा। हमारी संस्था का पूरा ये प्रयास रहता है कि हम जो 750 लोग हैं हम मिलकर के एक परिवार की तरह चलें। और ये भावना इस संस्था का मुखिया होने के नाते, इस संस्था का लीडर होने के नाते ये सोच सबसे अहम प्राथमिकता रखती है। तो ये मैं आपको पहला भी चित्र दिखा रहा हूँ। इसमें जो हमारी संस्था का जो कल्चर है वो शायद आपको देखने में मिलेगा। ये चित्र जो आप देख रहे हैं इस समय, ये चित्र पहले का है। और ये एकेश्वर, पौड़ी जनपद में एकेश्वर जो हमारे साथी हैं, हमारी एम्बुलेंस में काम करते हैं, हम उनके साथ बैठे हुए हैं। हमें इस बात का पूरा एहसास है कि हम एक जमीनी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं और इस जमीनी सुविधा को उपलब्ध करवाने के लिए हमें धरातल में रह करके काम करना है। मेरी फोटो नंबर 2 जो आप ये देख रहे हैं, ये एक नया चित्र है। हम इस बात के प्रति
है कि हमें अपनी टीम का मनोरंजन भी करना है। तो हम लोग अपनी टीम के साथ में मिलकर हम जो भी काम करते हैं वो, जैसा मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, हम लोग टीम वर्क की भावना से काम करते हैं और हम लोग सब साथ मिलकर ही चलते हैं। तो ईश्वर की दया से 3 वर्ष हम लोग काम करते हुए हो गए। आज तक कभी ऐसा अंदेशा नहीं आया कि किसी प्रकार की हड़ताल की स्थिति है, और पब्लिक का प्यार बना रहेगा, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर रहेगा, आप लोग हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे और आप लोग अपनी 108 एम्बुलेंस का अच्छा ख्याल रखेंगे। तो हम सबको यही कामना करनी चाहिए और ईश्वर से यही मनोकामना करनी चाहिए कि ये जो टीम है ये आने वाले समय में और भी सशक्त बने और भी मजबूत बने और आने वाले समय में और भी अच्छा काम करे। शायद ये बहुत ही काल्पनिक प्रश्न पूछा था उन्होंने, लेकिन हम चलते अपने अगले दर्शक के पास जो अपने सवाल के साथ प्रतीक्षा में है। हेलो, नमस्ते मैडम, मैं बीना विशाल पंजाबी आपसे बोल रही हूँ। जी नमस्कार। हाँ नमस्ते नौटियाल जी। नमस्ते बीना जी। मेरा सवाल है, ये जो पालकी बनेगी तो 700 का सहारा राज्य सरकार की है, क्या योजना है? इसमें 108 सेवा का क्या योगदान रहेगा? दूसरा सवाल है, महिला उत्पीड़न में 108 सेवा महिला की किस प्रकार सहायता करेगा? मीना जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नंबर 1, पालकी के सवाल में एक अभी हमारे राज्य में, मैं थोड़ा आपको इसका जिससे कहेंगे मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ, परिप्रेक्ष्य बता देता हूँ। हमारे राज्य में अभी एक सुदूरवर्ती स्वास्थ्य सहायक माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना है, उस योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत जो 3000 सबसे जो दूरस्थ अति दुर्गम हमारे राज्य में गाँव है उन्हें चिन्हित किया गया है। ये ऐसे गाँव हैं, अगर मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूँ, जहाँ पर 3 किलोमीटर की परिधि यानी कि 3 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, और जब शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो यही 5 किलोमीटर बन जाता है। तो इन 3000 गाँवों का चिन्हीकरण हो चुका है। इन 3000 गाँवों में ये प्रस्तावित है कि एक, जिसे हम कहेंगे एक स्टैंडर्डाइज पालकी, यानी कि पालकी या डोली या गंडी जो होगी वो एक ऐसे एक मटेरियल से बनाई जाएगी जो कि एक सुविधाजनक मटेरियल होगा, जो हमारे राज्य का जिसे हम क्लाइमेट कहेंगे या वेदर कहेंगे उसे देखते हुए बनाया जाएगा। वो लाइट वेट होगा, उसमें इतना ज्यादा वजन उसका नहीं होगा। और ये जो डोली या पालकी है, ये जो हमारे ग्राम प्रधान है, ये ग्राम के जो प्रतिनिधि है उनके यहाँ पर रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छा ये एक कदम लिया गया है सरकार द्वारा, और इसमें 108 के साथ भी समन्वय होगा। आपका जो दूसरा सवाल था वो महिला उत्पीड़न से सवाल था। गत वर्ष 24 मई को राज्य महिला आयोग के साथ में 108 सेवा का उसका गठबंधन हुआ, एक टाई अप हुआ, और जो 108 जो नंबर है उसमें जो महिलाएं हैं जिनका, जैसे मैंने पहले कहा, अगर किसी प्रकार का कोई शोषण हो रहा है तो वो 108 पे कॉल करके पुलिस की सुविधा भी ले सकती हैं और वो एम्बुलेंस की सुविधा भी ले सकती है। पिछले 7 महीने में तकरीबन हमारे कॉल सेंटर में ऐसी 300 कॉल आई हैं, ऐसे 300 केसेस आए हैं जहाँ पर पीड़ित महिलाओं ने इस प्रकार की हमसे सुविधा जो है वो ली है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो दीदी, और आज आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं 108 सेवा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनूप नौटियाल। यदि आपके मन में भी 108 से संबंधित कोई सवाल है, प्रश्न या जिज्ञासा या फिर कोई शिकायत, तो हमें फोन कीजिए। हमारे नंबर है 27803335 और दूसरा नंबर है 27804443। देहरादून के बाहर के लोग शहर का कोड जरूर लगाएं। एक और दर्शक जुड़े हैं इस बीच हमारे कार्यक्रम के साथ, आइए चलते हैं उनके पास। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना परिचय दें और फिर सवाल पूछें। थैंक यू मैडम, मेरा नाम कोरल से है और मैं अमरोहा से बोल रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं 108 की टीम को बधाई देना चाहूँगा कि काफी अच्छे काम के लिए। और मेरा एक क्वेश्चन है, वॉलंटियर सर्विस में हम लोग एम्बुलेंस तो देखते हैं इधर, लेकिन फायर और पुलिस में ये लोग किस तरह से हेल्प करते हैं आम जनता को? हेलो जी, और दूसरा क्वेश्चन है कि अभी भी हमारे राज्य की जो जनता है समझती है कि जो फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं, में जो फैसिलिटी हमें मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ये क्या गरीब लोगों के लिए है या सभी उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है? पूरन जी, आपने 2 सवाल पूछा। तो पहली बात जो है आपकी 108 नंबर जो है वो पुलिस, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 108 नंबर 6 सुविधाओं के लिए है। मैं नंबर 1 तो मेडिकल है, क्योंकि हम सब लोग एक एम्बुलेंस को चलते हुए देखते हैं। इसके अलावा 108 को 5 और चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 है पुलिस। तो हमारा जो कॉल सेंटर है वहाँ पर
और 108 जो है दोनों संस्थाएं मिलकर के जो है वो काम कर रही है, राज्य में अपनी सुविधाएं प्रदान कर रही है। जो तीसरी जो चीज है, अभी हमने उसके बारे में बात करी थी, और श्रोता का सवाल आया था, वो महिला आयोग से संबंधित था। यहाँ पर भी पुलिस की आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस की सुविधा प्रदान करी जाती है। जो चौथी जो चीज है वो वनों से संबंधित है, तो अगर कहीं वनों में भी आग लग जाती है वहां पर भी आप 108 में कॉल कर सकते हैं। और पांचवी और जो आठवीं चीज है वो दैवीय आपदा यानी कि डिजास्टर अगर कहीं हो जाता है तो भी आप 108 में कॉल कर सकते हैं। तो 5 ही चीजें हो गई। आपका जो दूसरा सवाल था वो मिडिल क्लास यानी कि जो आप जिसे हम सर्व भाषा में मिडिल क्लास कहते हैं, अपर मिडिल क्लास से कहते हैं। तो पूरन जी ये जो 108 सुविधा है ये पूरे राज्य के 1 करोड़ लोगों के लिए सुविधा है। आपने बल्कि बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं वो भी सोचते हैं कि भाई हमारे को मंदिर रोड की आवश्यकता पड़ गई, हमारे पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं तो हम मंदिर रोड क्यों ले जाए। तो मैं आपके सवाल का जो जवाब है मैं असल में अपने ऐसे उनको देना चाहूंगा जो हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, क्योंकि मेरा सवाल ये रहेगा कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप 108 एम्बुलेंस का आप इंतजार करें, क्योंकि पहली बात 108 एम्बुलेंस में जो है एक ट्रेन्ड इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आपके मंदिर यूनिट में जिसे हम लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते हैं वो उपलब्ध है। नंबर 3 जो मेडिकल हमने पहले जो उपकरणों की बात करी थी उस प्रकार के उपकरण रहते हैं। नंबर 4 हम कई बार देखते हैं ट्रैफिक हो जाता है तो मैं एक और यहाँ पर चित्र लाया हूँ, वो चित्र ढंग से दिखाई नहीं देता, लेकिन ये हमारे देहरादून शहर का एक आम चित्र है कि किस प्रकार से ट्रैफिक जैम में एक एम्बुलेंस भी अटकी हुई है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंस भी अटक रही है तो आपकी उस गाड़ी में जिसमें आप एक जो कोई किसी का बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया उसको आप ला रहे हैं तो उनका क्या हाल होगा। तो इसलिए आप एम्बुलेंस का इस्तेमाल करें। दूसरी बात आप इस बात का भी ध्यान रखें कि कई बारी अगर किसी पेशेंट को अगर कोई इंजरी हो जाती है या उन्हें चोट लग जाती है, जब हम उन्हें अपने घर से उठा करके अपनी गाड़ी में डालते हैं तो ये बहुत बड़ी संभावना रहती है, हम लोग तो ट्रेन नहीं है तो ये बहुत बड़ी संभावना रहती है कि जो इंजरी होती है वो चोट और बढ़ जाती है। तो ऐसे मामलों में ये हमारे लिए और जरूरी हो जाता है कि हम 108 सुविधा को फोन करें। हम ये ना बोलें कि 108 सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है, और हम थोड़ा अपना संयम रखें, हम थोड़ा संयम बरतें, क्योंकि अंत में हमारे लिए ज्यादा अच्छा निर्णय रहेगा यही रहेगा कि हम एक ट्रेन निःशुल्क 108 पर कॉल करें और इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाएं। एक और दर्शक जुड़े हैं अपने सवाल के साथ। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम नमस्कार, मैं नोडल पूछना चाहता हूँ। आपसे अनुरोध है कि पहले अपना परिचय दें और फिर सवाल। मैम मैं हरीश कुमार देहरादून से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है अभी नोडल जो पालकी की बात कर रहे थे ये वो किस तरीके से पालकी की व्यवस्था जो ग्रामीण समुदाय के लिए देना चाह रहे हैं। हरीश जी ये पालकी जैसा मैंने पहले बताया कि 3000 जो सबसे दूरस्थ गाँव है हमारे राज्य में उनका चिन्हीकरण किया गया है। प्रथम चरण में इन 3000 गाँवों में यह पालकी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये जो है पालकी का एक बहुत अनूठी पहल हमारे राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा इस पालकी को जो हमारे जो ग्राम प्रधान है या जो हमारे गाँव में जो प्रशासनिक तौर पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके यहाँ पर इस पालकी को रखा जाएगा और ये पालकी ग्रामवासियों की होगी। यह पालकी जो है ग्रामवासियों की होगी, ग्रामवासी भी इसका इस्तेमाल करेंगे और ये पालकी का इसमें ये निःशुल्क होगी, इसका कोई शुल्क नहीं होगा। तो ये सरकार के द्वारा एक अनूठी पहल करी जा रही है, एक नई पहल करी जा रही है ताकि इस प्रकार से जो है पेशेंट्स को लाने में और सड़क पर रोड हेड तक लाने में उनको और आसानी हो। अनुची जो वन विभाग के साथ आपका करार हुआ है तो उसमें क्या सिर्फ 108 सेवा एक कॉल सेंटर की भूमिका नहीं है या फायर से बचाव या उसको रोकथाम के लिए एक देखने में आता है जब आग लग जाती है तो हमारे जो ग्रामीण भाई बहन है उन्हें पता नहीं होता कहाँ कॉल करना है। और आजकल के जमाने में जो ये कम्युनिकेशन है या ये जो सूचना है ये बहुत जरूरी है कि जल्दी से जल्दी सूचना कैसे पहुंचे।
घंटे में अगर 2 घंटे लगते हैं तो हमें वनों से जाने की अनुमति दी जाएगी ताकि हम 2 घंटे की जगह वहाँ पर 1 घंटे में पहुँच पाए। तो इस तरीके से इस गठबंधन से बहुत फायदे होंगे और हम अपने पेशेंट्स को बहुत जल्दी जो है अस्पताल तक पहुँचा पाएंगे। और जो महिला आयोग के साथ आपने करार किया तो महिला उत्पीड़न एक बहुत ही संवेदनशील बहुत ही बड़ा सवाल है, उसमें आप किस तरह से किसी की मदद कर सकते हैं और क्या सुरक्षा दे सकते हैं? हमारे जो हम जो सुविधा प्रदान कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ पे एक कॉल सेंटर है जहाँ पर पुलिस वाले बैठते हैं, हमारे पास में 108 की मेडिकल एम्बुलेंस उपलब्ध है। तो अगर हमारी किसी भी पब्लिक में किसी भी पीड़ित बहन को इस सुविधा की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें पुलिस की सुविधा भी उपलब्ध है और उन्हें एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। और जो वो कॉल करती है हमारी बहन, उनकी कॉल की रिकॉर्डिंग भी होती है, तो पुलिस वालों को भी हमने ट्रेन किया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है हम इस सुविधा को प्रदान कर रहे हैं। 2010 में पूरे प्रदेश में बहुत बड़े भारी आपदा आई, उसको ध्यान में रखते हुए आपकी भावी योजना क्या है? कार्यक्रम का समय समाप्त होने को तो थोड़ा संक्षेप में आप। हम लोगों को ये प्रस्तावित है कि जो हमारे जो जितने जिलाधिकारी महोदय हैं, 13 जिलाधिकारी हैं, उन जिलाधिकारियों के साथ में हमारी टीम का समन्वय बनेगा। हम उनके साथ में मिलकर काम करेंगे। सितंबर अक्टूबर में भी जब दिल्ली आपदा आएगी तो हमारी टीम ने विभिन्न प्रकारों से जो है दिल्ली आपदा में केसेस हमारा करी थी। कई केसेस में तो हमारी जो टीम थी वो पैदल भी चल करके गई थी और उन्होंने जो है वो पब्लिक को हेल्प पहुंचाई थी। तो इस पर भी हम लोग निरंतर विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम और अपनी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। बोट एम्बुलेंस भी चलाना जो है प्रस्तावित है। बल्कि मैं तो बोलना चाहूंगा कि ये एक और नई अनूठी पहल जो हमारे सरकार द्वारा की गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी अक्टूबर के महीने में कि उत्तराखंड जो है भारत का पहला राज्य बनेगा जहाँ पर जल थल और वायु तीनों जो है इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। ये प्रस्तावित है एक एम्बुलेंस बोट जो कि हमारे टिहरी डैम में चलेगी। टिहरी डैम के इर्द गिर्द का जो एरिया है वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोग वहाँ पर रहते हैं। इसमें जो हमारी जो सोच और रणनीति है, टिहरी डैम के इर्द गिर्द हमारी 5 एम्बुलेंस दौड़ रही है, लैंड एम्बुलेंस जो इस समय दौड़ रही है। तो ये लैंड एम्बुलेंस और ये बोट एम्बुलेंस का एक समन्वय होगा। और मैं अपने साथियों के साथ करीबन 1-1.5 महीने पहले वहाँ गया था आकलन करने के लिए और ये बहुत एक अच्छी नई योजना जो है हम वहाँ पर ला रहे हैं। और मेरे को इस बात का मैं कहूँगा 108%, 100% नहीं 108% मुझे इस बात का विश्वास है कि इस सुविधा से जो खासकर जो टिहरी डैम के इर्द गिर्द जो हमारे जो ग्रामीण भाई और बहन हैं उन्हें इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अमित जी आप स्टूडियो में आए और आपने 108 सेवा के बारे में आप आज स्थितियों में राहत पहुंचने और किस तरह से क्या क्या सावधानी रखी जाए इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर है कि 108 सेवा आज तत्काल पहुंचने और राहत पहुंचाने का पर्याय बन चुकी है। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से दर्शकों को काफी लाभ हुआ होगा। अगले सप्ताह किसी और विशिष्ट अतिथि के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हेलो टीवी की पूरी टीम के साथ मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। हाँ हो गया। अभी कोई